हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? शुरू करते हैं हम अपना आज एक नया टॉपिक। कल हमने किया था प्रिंसिपल्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बहुत सारे प्रिंसिपल्स हमने देखे थे। आपको कभी कभी शायद हमें हैरानी होती है ना, या हम सोचें तो एक ही उम्र के बच्चे जो हैं वो एक दूसरे से अलग अलग नज़र आते हैं। कोई बच्चा जो है वो हाइट में बहुत बड़ा है, कोई छोटा है, कोई बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आता है हमें, है ना। हमें ऐसा लगता है कि बच्चे जो हैं एक ही क्लास में पढ़ते हैं, किसी का रिस्पॉन्स किसी तरह का आता है, किसी का रिस्पॉन्स किसी तरह का आता है। एक और एग्जाम्पल जैसे कि जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है, जैसे कि दो बच्चे हैं, ट्विंस हैं, एक ही समय पर ट्विंस हैं तो एक ही समय पर पैदा हुए हैं, एक ही घर में हैं, एक ही जैसा खाना खाते हैं, एक ही स्कूल में जाते हैं, एक ही क्लास में हैं, फिर भी दोनों अलग अलग हैं। उनमें से एक बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत जल्दी लर्न कर लेता है, लेकिन दूसरा जो बच्चा है वो उतनी ज़्यादा जल्दी नहीं सीख पाता। हम अपने आसपास इस तरह के उदाहरण आमतौर पर देख लेते हैं कि भाई बहन भी जो हैं वो एक दूसरे से पूरे तरीके से तो नहीं, लेकिन फिर भी वो एक दूसरे से काफ़ी हद तक अलग होते हैं। तो ऐसा क्यों है? क्या रीज़न है कि एक ही परिवार के बच्चे भी अलग अलग हैं? क्या रीज़न है कि एक ही क्लास में बैठा हुआ बच्चा भी अलग अलग तरीके से रिस्पॉन्स देता है? कुछ ऐसे कारक हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल हैं कि हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो अलग अलग तरीके से हो रही है। तो हमारा आज का टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। बेसिकली जो हमारी वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले, यानी कि हमारा आज का जो टॉपिक है वो क्या है? वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। देखिए, जो हमारी वृद्धि है और विकास है उसको बहुत सारे कारक जो है प्रभावित करते हैं, जैसे घर है, परिवार है, आस पड़ोस है, माँ का गर्भ है, टीचर हैं, स्कूल है, नेबर्स हैं, बहुत सारे लोग अफेक्ट करते हैं। बच्चे की खुद की जो हेरिडिटी है वो भी अफेक्ट करती है। तो हम इन कारकों को ईज के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए हम इनको दो तरह के कारकों में विभाजित करते हैं: इंटरनल फैक्टर एंड एक्सटर्नल फैक्टर्स, यानी कि आंतरिक और बाह्य। ये दो कारक हैं जो किसी भी बालक की वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो आज हम इन्हीं कारकों के बारे में पढ़ेंगे। इंटरनल, आंतरिक कारक ऐसे कौन कौन से हैं? इंटरनल जो कि बच्चे की बायोलॉजी से रिलेट करते हैं, उसके अंदर विद्यमान है, वो इंटरनल है। और एक्सटर्नल जिसका बायोलॉजी से कोई लेना देना नहीं है, बायोलॉजी के बाहर जो फैक्टर हैं, यानी कि शरीर के बाहर आसपास जो कारक हैं वो एक्सटर्नल हैं। ये अंदर विद्यमान है इसीलिए आंतरिक हैं। ये बायोलॉजी से रिलेट करते हैं, ये बायोलॉजी से रिलेट नहीं करते, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के अंदर, वातावरण के अंदर उपस्थित है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हम फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में। सबसे पहले हम करेंगे इंटरनल फैक्टर्स, आंतरिक कारक। इंटरनल फैक्टर्स यानी कि ऐसे कौन कौन से आंतरिक कारक हैं जो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये दोनों कारक हैं जो हमारी वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। देखो, हमने प्रिंसिपल्स में भी पढ़ा था हेरिडिटी और एनवायरनमेंट को कि ये दोनों ऐसे कारक हैं
जिनसे मिलकर जो हैं हम बने हैं, और हम आज जो जिस भी तरीके से सोचते हैं, समझते हैं, जो भी हमारा रंग रूप, हाइट, वेट जैसा भी है, वो सारा कुछ इन्हीं फैक्टर्स के ऊपर निर्भर करता है। तो ग्रोथ और डेवलपमेंट जो है वो किसी एक कारक पर निर्भर नहीं करता, बहुत सारे कारक हैं जिनके ऊपर निर्भर करता है। तो अगर हम देखें तो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, इनमें से ना खाली हेरिडिटी और खाली एनवायरनमेंट अकेला अकेला प्रभावित नहीं करता, बल्कि हमारी इंटेलिजेंस को, फिजिकल अपीयरेंस को, पर्सनालिटी को, इमोशंस को और बिहेवियर को, ये दोनों ही कारक मिलकर प्रभावित करते हैं। यानी कि मेरा इमोशनल डेवलपमेंट कैसा है, किस तरीके से मैं इमोशंस को टैकल कर सकती हूँ, मैं किस तरीके से सोच समझ सकती हूँ, वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों ही तरह के कारकों पर निर्भर करता है। हमने हालांकि पढ़ लिया था हेरिडिटी क्या होती है। तो हेरिडिटी क्या है कि वो बायोलॉजिकल इनहेरिटेंस है, या इनहेरिटेंस मतलब शरीर के जो हमें माँ बाप से विरासत के रूप में गुण मिले हैं, वो हमारी हेरिडिटी है। तो हेरिडिटी रेफर्स टू द बायोलॉजिकल ट्रांसमिशन ऑफ, यानी कि जो गुण है उनका जो ट्रांसमिशन हो रहा है, जो स्थानांतरित हो रहे हैं माँ बाप से बच्चे को, किसके जरिए, जीन्स के जरिए। यानी कि जीन्स के जरिए बच्चे को माँ बाप के द्वारा जो गुण हस्तांतरित किए जा रहे हैं उनको हम हेरिडिटी कहते हैं। और एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट में सारी चीजें आ रही हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, इमोशनल, वो सारा एनवायरनमेंट जो बच्चे के चारों तरफ है, जिसमें बच्चा रहता है, वो भी उसको प्रभावित करता है। सिमिलर सेंस में हम ये कहें, जैसे कि जब हम घर बनाते हैं तो घर बनाने से पहले हम क्या करते हैं, हम नींव डालते हैं, है ना। तो नींव यानी कि हेरिडिटी, जैसी हमने नींव डाली है उसके ऊपर, मान लिया हमने बहुत सॉलिड नींव डाली है, तो उसके ऊपर हम कितनी भी मंजिला इमारत खड़ी कर दें, कोई डर तो नहीं है ना कि गिर जाएगी या कुछ हो जाएगा, उतनी ही मजबूत इमारत खड़ी होगी। और अगर हमारी नींव ही कमजोर है तो हम उसके बाद जो है कितने ही एफर्ट कर ले, कितनी रंगाई पुताई, कितना भी बाहरी दिखावा, बाहर से हम कितना भी डेकोरेट कर ले, मकान के अंदर मजबूती नहीं होती है। ठीक उसी तरीके से हमारी जो हेरिडिटी है ये हमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देती है, कुछ लिमिट्स के साथ हम संसार में आते हैं। जितनी अच्छी हमारी हेरिडिटी होगी, जितने अच्छे जीन्स हमें मिले हैं, उतनी ही उसके ऊपर, अब वो इमारत वो हो गई ना, नींव हो गई। जितनी अच्छी हेरिडिटी है, जितने अच्छे जीन्स माँ बाप से हमें मिले हैं, तो अब जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं वो एनवायरनमेंट भी अब काम करता है हमारे ऊपर। अच्छा एनवायरनमेंट मिलता है, बच्चे को स्टिमुलेशन मिलता है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा कराए जा रहे हैं, तो वो हेरिडिटी, जो गुण हमें मिले हैं, जो जीन्स हमें मिले हैं, हम उनको मैक्सिमम तक लेकर जा सकते हैं। यानी कि गुण जितना हेरिडिटी का होना जरूरी है उतना एनवायरनमेंट का। मान लिया मुझे जीन्स तो अच्छे मिल गए हैं लेकिन मुझे एनवायरनमेंट नहीं मिलता है, यानी कि मैंने बाहर से अब मकान की शोभा भी नहीं बढ़ाई है, रंगाई पुताई कुछ नहीं करी है, ऐसे ही एक ढांचा बना के छोड़ दिया है, तो मकान अच्छा नहीं लगेगा ना, लंबा नहीं चलेगा। हम बारिश से, सर्दी से, गर्मी से बचाने के लिए मकान के ऊपर रंग रोगन ये सब करते हैं। तो हेरिडिटी अच्छी है, बच्चे को अच्छी मिली है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अच्छे एनवायरनमेंट की ज़रूरत होती है, लर्निंग एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत होती है। लर्निंग एक्सपीरियंसेस यानी कि एक्सपोजर बच्चे का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब जैसे कि मान लिया हमारे एक बच्चा है, वो खाना खाना नहीं सीख रहा है, 3 साल का हो गया, उसको कोई भी आप चीज़ दोगे उसको पता ही नहीं है ये मुंह में डालनी है और ये खानी है, क्योंकि उसको सिखाया। जनरली हम बच्चों को बुलाते हैं ना, ले बिस्किट ले ले, टॉफ़ी ले ले, बच्चा हमारे पास आता है। एक बच्चा जो मैंने देखा कि उस बच्चे को आप बिस्किट दे रहे हो, बच्चा आ ही नहीं रहा, उसे पता ही नहीं है कोई चीज़ है जो खाने की, क्योंकि उसके घर में उसको जो खिलाया पिलाया जा रहा था वो कैसे खिलाया जा रहा था कि रोटी है, सब्जी है, दही है, उसको ग्राइंड किया, उसको लेटाया, उसके हाथ पैर दबाए और उसको चम्मच से खिला दिया। उसको ऐसे ही खाना आता है, उसको चबाना नहीं आता, उसको निगलना आता है। उसको दूध पिलाया जा रहा है, माएँ दूध पिलाती हैं,
गिलास मुंह से लगाएं, पानी पिलाएं तो बच्चा सीख, हेरिडिटी है वो सीख सकता है, पर हम एनवायरनमेंट की बात करें ना यहाँ पर, तो अब वो बच्चा कैसे पी रहा है, ऊपर से डाल रहा है, यानी कि अगर आप उसको भरा गिलास पानी का दोगे ऊपर से डालेगा, सारा उसके ऊपर गिर जाएगा ना। पर बच्चे ने सीखा ही ऐसे है क्योंकि वो उस तरह के लर्निंग एनवायरनमेंट में रहा है। हमारे पास हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों का होना जरूरी है। अच्छा वातावरण बच्चे को, अच्छा खाना, अच्छी नींद, अच्छी देखभाल, अच्छा एक्सपोजर, अच्छी फैसिलिटीज, सारी चीज़ों का होना जरूरी है। अगर ये नहीं होते हैं तो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, अच्छी हेरिडिटी, अच्छा एनवायरनमेंट अच्छे और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी को बनाती हैं, पुअर पर्सनालिटी को बनाती है। ठीक है, सेकंड जो हमारा प्रिंसिपल है, फैक्टर है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है, वो है बायोलॉजिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप। कॉन्स्टिट्यूशनल मेकअप कि बायोलॉजिकल है, और जो हमारे बायोलॉजी के अंदर जो बहुत सारी चीज़ें विद्यमान हैं वो किस तरीके से हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करती हैं। बेसिकली इसमें दो चीज़ें आती हैं जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। नर्वस सिस्टम, नंबर 2 एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स। सबसे पहले हम बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, जिसको हम तंत्रिका तंत्र पढ़ते हैं। हमने जब हम साइंस पढ़ा करते थे 9वीं 10वीं क्लास में, आई थिंक वहाँ पर हमने एक नर्वस सिस्टम जो है वो पढ़ा था, जो हमें नज़र आता है कि एक हड्डियों का ढांचा सा हमें नज़र आता है, कुछ इस तरीके से जैसे स्ट्रक्चर है। मैं अगर आपको दिखाऊं, आई कैन शो यू द पिक्चर, जो आपने नर्वस सिस्टम की देखी होगी, समथिंग लाइक दिस, है ना। ये ऐसी ऐसी हमने देखी, एक कंकाल है, उसमें बहुत सारी हड्डियां हैं, इधर उधर से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उसमें लिंक हो रही हैं। तो ये हमारा जो सबसे पहला हम करेंगे, नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र किस तरीके से हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। लेट्स सी हाउ। नर्वस सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, बेसिकली इट्स ऑफ 2 टाइप्स, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल। दूसरा क्या है, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। 2 तरह का होता है नर्वस सिस्टम, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम आगे 2 भागों में डिवाइड होता है, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में 2 चीजें होती हैं, ब्रेन एंड स्पाइनल कोड, जो हमारी रीढ़ की हड्डी के अंदर होती है वो होती है। जो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है ये भी आगे 2 भागों में डिवाइड होता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, ये ऐसे डिवाइड होता है। आगे जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है ये भी
2 भागों में डिवाइड होता है। ये 2 भाग कौन कौन से हैं? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक। पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम 2 में है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। अगर हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम की बात करते हैं तो जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ये कैसे हमें पता लगता है कि कैसे हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो है ये नर्वस सिस्टम इफेक्ट करता है। जैसे आप ये देखते हो कि किसी एक पर्टिकुलर समय पर हमारी हाइट बढ़ जाती है, कोई एक समय आता है जैसे कि किशोरावस्था है जिसमें हमारी आवाज़ जो है वो परिवर्तित हो जाती है। कब हम अपने इमोशंस को समझने लग जाते हैं, इमोशंस पर अपना कंट्रोल करना सीख जाते हैं, हमारी जो थिंकिंग है वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स बनती चली जाती है। तो इस चीज़ के पीछे जो है ये 2 फैक्टर्स जो हैं मेनली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। एक तो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम और दूसरा हमारा जो होता है वो एंडोक्राइन सिस्टम होता है, जिसको हम कह सकते हैं कि ये यहाँ पर एंडोक्राइन ग्लैंड्स। एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को जो है वो अफेक्ट करते हैं। जो यहाँ पर हम ये कहें कि ये इस सारे को सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट कर देता है। तो हमारे ग्लैंड्स और हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो एज अकॉर्डिंग और बहुत सारी चीज़ें जो है वो करना शुरू कर देता है। तो हमारा जो नर्वस सिस्टम है, ये नर्वस सिस्टम कंट्रोल सिस्टम का काम करता है। ये हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है। ये बॉडी की बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि फिजिकल है, इमोशनल है, इंटेलेक्चुअल है। इन सारी एक्टिविटीज़ को ये रेगुलेट करता है। अगर हमारे नर्वस सिस्टम की डेवलपमेंट ठीक तरीके से होती है तो जो हम मूवमेंट करते हैं, हाथों का, आँखों का कोऑर्डिनेशन है, हम चलते हैं तो हमारे पैरों का और हमारी आँखों का जो कोऑर्डिनेशन है वो ठीक रहता है। हम बहुत सारी लर्निंग करते हैं, बहुत सारी स्किल्स हम सीखते हैं, जैसे कि हमने स्विमिंग सीखा, हमने ड्राइविंग सीखा। उन सब में हमारी जो विचार है और हमारे जो इमोशंस हैं उनमें बैलेंस बनाने का काम करता है। एक ब्रेन जो बहुत ज़्यादा डेवलप हो गया है, बहुत अच्छे तरीके से डेवलप हो गया है, वो हमारी मेमोरी को, रीजनिंग को, इन सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करके चलता है। तो हम ये देखते हैं कि इसमें ब्रेन है और स्पाइनल कोड है। एज वी नो ब्रेन इज ऑल। जो हमारा ब्रेन है, दिमाग है, वो ही सब कुछ है। ब्रेन है तो हम हैं, ब्रेन डेड बाकी सारा सिस्टम चल भी रहा है। हम देखते हैं ना कि व्यक्ति जो है वो कोमा में चला जाता है, कि उसका जो ब्रेन है वो रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, वो नहीं रिस्पॉन्स कर रहा, बाकी सारे के सारे फंक्शन जो हैं उसके वो प्रॉपरली रिस्पॉन्स कर रहे हैं, लेकिन ब्रेन काम नहीं करता। तो हम कहते हैं कि भाई ये बंदा जो है वो कोमा में चला गया। और अगर कई सालों तक रहे तो उसको डेड भी घोषित कर दिया जाता है। तो ब्रेन जो है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। ब्रेन ही, मैं जो बोल रही हूँ आप सुन रहे हो, आप समझ रहे हो जो मैं कह रही हूँ, मेरी आवाज़ आपको सुनाई दे रही है, मैं जो बोल रही हूँ उसका मतलब आप समझ रहे हो। ऑल दिस हैपन ड्यू टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसमें ब्रेन का काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल रहता है, स्पाइनल कोड का है, इन दोनों का ही काफ़ी इंपॉर्टेंट योगदान रहता है। जैसे मैंने बोला साउंड निकली, वो आपके कानों तक गई, वो साउंड जो है वो आपके दिमाग तक जाती है, ब्रेन तक जाती है। ब्रेन उस साउंड को इंटरप्रेट करता है और इंटरप्रेट करने के बाद वापस कानों तक भेज देता है और हमें समझ में आता है कि बोला क्या गया है। ये फ्रैक्शंस ऑफ सेकंड्स का काम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा लंबे समय लगता नहीं है। लेकिन कहीं भी अगर फंक्शनिंग में दिक्कत आ जाएगी, साउंड ठीक से नहीं पहुंचेगी, तो हमें समझ नहीं आएगा कि क्या बोला गया है।
मैसेज जब वेग होते हैं तो समझ नहीं आता ना, पता नहीं क्या कह रहा है, मतलब समझ में नहीं आया है, तो ब्रेन का जो है वो प्रॉपरली काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पहले हम ब्रेन को समझ लेते हैं। ये पूरा डायग्राम है, ये अगर आपने देख लिया है तो ठीक है। मैं यहाँ पर इसको पूरा रब नहीं करती हूँ। व्हाट आई कैन डू या मैं थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा रब कर देती हूँ और आपको बता देती हूँ ब्रेन के बारे में। हम ब्रेन है हमारा, ब्रेन के कई सारे हिस्से हैं, जैसे कि हिंड ब्रेन, मिड ब्रेन, फोर ब्रेन। ठीक है, ये हमारे दिमाग के जो हैं वो अलग अलग हिस्से हैं। ये अलग अलग हिस्से जो हैं वो अलग अलग तरीके का काम करते हैं। कैसे? जैसे कि हम पहला देखते हैं कि हमारा क्या है, हिंड ब्रेन है। हिंड ब्रेन के आगे हिस्से हैं, जैसे कि हिंड ब्रेन के आगे हिस्से हैं, कौन कौन से हैं? मेडुला ओब्लोगेंटा, पॉन्स हैं एंड सेरेब्रम है, तो ये क्या क्या काम करते हैं? मेडुला ओब्लोगेंटा लोएस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी, ये हमारी बॉडी का लोएस्ट पार्ट है। लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज को, लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज को रेगुलेट करता है। तो क्या करता है? रेगुलेट लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज। कौन कौन सी है हमारी लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज? जैसे कि सांस लेना, हार्ट रेट का चलना, ब्लड प्रेशर का, ये सारी की सारी जो है हमारी लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज है। जो पॉन्स है, इट कनेक्टेड विथ स्लीप पैटर्न। ये किसको देखता है? स्लीप पैटर्न को देखता है, स्पेशली स्लीप ड्यूरिंग ड्रीमिंग, इसको रेगुलेट करता है। उसके बाद जो है सेरेबेलम है। सेरेबेलम क्या है? हाईली डेवलप्ड, हाईली सबसे ज्यादा डेवलप जो पार्ट है हमारे ब्रेन का वो सेरेबेलम है। ये क्या करता है? पोस्चर, जो हमारा पोस्चर है, पोस्चर मेंटेनेंस का काम करता है। पोस्चर को मेंटेन करता है। जो हमारे मस्कुलर मूवमेंट है हमारी, उनको मेंटेन करता है। मस्कुलर मूवमेंट को देखता है और जो मूवमेंट से रिलेटेड मेमोरी है उसको स्टोर करता है। कौन सी मेमोरी को स्टोर करता है? जो कि मूवमेंट से रिलेटेड होती है, उस मेमोरी को ये स्टोर कर लेता है। ठीक है, समझ में आया आपको? देखो कितने सारे फंक्शंस हैं नर्वस सिस्टम के जिसमें ब्रेन आता है। तो सोचो अगर इनमें से किसी भी एक फंक्शन में कोई डिस्टरबेंस आता है तो ग्रोथ और डेवलपमेंट में तो इफेक्ट बढ़ जाएगा ना। तो हमने पहला पार्ट देखा जो ब्रेन का है, दैट इज द हिंड ब्रेन। 3 हिस्से हैं इसके। मेडुला ओब्लोगांटा, जो सिंपल भाषा में हम कहें कि लाइफ सपोर्टिंग एक्टिविटीज को देखता है। पॉन्स स्लीप पैटर्न को देखता है। और जो हमारा सेरेबेलम है, हाईएस्ट डेवलप पार्ट है, ये मूवमेंट को, पोस्चर को और मूवमेंट से रिलेटेड जो भी मेमोरी है उसको स्टोर कर लेता है। दूसरा जो हमारा पार्ट था दैट इज द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन है
स्मॉल इन साइज। इसका जो आकार है वो सबसे ज्यादा छोटा है। ये क्या काम करता है, ये हिंड ब्रेन को कनेक्ट्स हिंड ब्रेन विथ फोर ब्रेन। हिंड ब्रेन को फोर ब्रेन से कनेक्ट करता है, यानी कि बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो दोनों ब्रेन मिलकर करते हैं, तो उनको उनके बीच का पुल का काम करता है। नेक्स्ट है हमारा फोर ब्रेन। ये भी हम ब्रेन का ही देख रहे हैं। फोर ब्रेन मेनली जितनी भी हमारी जो ये है मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, इट डील्स विद द जितनी भी हमारी कॉम्प्लेक्स जो थिंकिंग होती है, वो जितने भी कॉग्निटिव फंक्शंस हैं वो सारे के सारे इसी से रिलेट करते हैं। तो ये फोर ब्रेन क्या करता है, परफॉर्म्स ऑल कॉग्निटिव इमोशनल एंड मोटर एक्टिविटीज। कैसे हाथ हिल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कैसे बन रहा है, क्या हमें दिखाई दे रहा है, ये सारा का सारा कुछ किस कौन करता है, फोर ब्रेन करता है। अब ये फोर ब्रेन जो है वो अकेला नहीं है कि हम ये कहें कि ये है और ये सारी कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी को देख रहा है, तो ये पूरा अकेला सारी एक्टिविटी को नहीं देख रहा है। इसके भी आगे जो हैं चार पार्ट हैं। तो फोर ब्रेन के कितने पार्ट हैं, फोर पार्ट्स। सबसे इंपॉर्टेंट है फोर ब्रेन, क्योंकि कॉग्निटिव, हाईली कॉग्निटिव और जो कॉम्प्लेक्स फंक्शंस हैं वो इसी हिस्से के द्वारा होते हैं। तो फोर पार्ट हैं। पहला जो है वो है हाइपोथैलेमस है। दूसरा है थैलेमस। तीसरा है लिम्बिक सिस्टम। एंड फोर्थ वन इज सेरेब्रम, द सेरेब्रम। ठीक है, तो ये मैं बाद में लिख दूंगी, थोड़ा सा मैं रब कर रही हूँ, जगह चाहिए मुझे। हाइपोथैलेमस, ये ब्रेन के एक पार्ट के नाम हैं, थोड़े लगते अजीब हैं, बट आपको बहुत ज़्यादा जो है वो याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपके बहुत ज़्यादा समझने के लिए है। स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है हमारे ब्रेन का, जो हमारा फोर ब्रेन है इसका सबसे स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चर है। ये जो है मेंटेनेंस का काम करता है, मेंटेन हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर। इट ऑल्सो लुक फॉर सेक्सुअल अराउजल या सेक्सुअल एक्टिविटी के लिए भी यही जो है वो इम्पॉर्टेंट है। ड्रिंकिंग, पानी हम पीते हैं, ईटिंग, खाना हम खाते हैं, जो हमें भूख प्यास लगती है वो इसी के लिए होती है। देखो ब्रेन के ऐसे हमें जो भूख लगती है, प्यास लगती है, कभी कभी ऐसा होता है ना कि आज तो बहुत प्यास लग रही है, कितना भी पानी पी लिया, प्यास बुझ ही नहीं रही है, ऐसा मन करता है पिए जाओ। कभी कभी ऐसा होता है बहुत ज़्यादा भूख लगती है, कभी कभी ऐसा लगता है कि बिल्कुल भी भूख नहीं है, सारा दिन कुछ खाया भी नहीं है, फिर भी भूख लग नहीं रही है। तो ये जितनी भी एक्टिविटी हम करते हैं ये सारे ब्रेन के फंक्शंस के माध्यम से होती है। एनिमल्स में अगर ब्रेन का वो सिस्टम जो ड्रिंकिंग के लिए और ईटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, अगर वो डैमेज होता है, देखो हम इंसान हैं, हमें भूख नहीं भी लगती है या प्यास नहीं भी लगती है तो भी हम थोड़ा बहुत खा ही लेते हैं कि थोड़ा बहुत तो खाना ही पड़ेगा, बेशक भूख नहीं है, सारा दिन से कुछ नहीं खाया, चलो थोड़ा बहुत खा लेते हैं, पानी पी लेते हैं हम।
लेकिन एनिमल्स के साथ ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उनका कॉग्निटिव फंक्शन हमारे जैसा नहीं होता। तो अगर ब्रेन का उनका हिस्सा वो डेड हो जाता है, दे इवन कैन डाई ड्यू टू स्टार्वेशन, क्योंकि उनका ब्रेन का वो हिस्सा जो है वो काम नहीं कर रहा है, उनको भूख प्यास का एहसास नहीं होता है। पर जिंदा रहने के लिए खाना भी खाना पड़ता है, पानी भी पीना पड़ता है ना। तो वो जो हैं दे कैन डाई ड्यू टू स्टार्वेशन। और बहुत सारे हॉर्मोन्स का सीक्रेशन का काम देखता है, जो कि एंडोक्राइन ग्लैंड से रिलेट कर रहे होते हैं। दूसरा है हमारा थैलमस। थैलमस इट्स ऑफ एग शेप्ड, अंडे की तरह दिखता है। इट एक्ट्स लाइक अ रिले स्टेशन। रिले स्टेशन नाम से समझ में आता ना, जैसे कि जो ट्रेन जहाँ से चलती हैं, जहाँ से सारी की सारी ट्रेन जो हैं वो बन के निकलती हैं, जैसे दिल्ली में हमारा, तो हम उसको जंक्शन बोलते हैं, जहाँ पर सारी ट्रेन आके खड़ी होती हैं और वहीं से फिर बन के चलती हैं। तो क्या होता है कि ट्रेन वहीं से चलती है, सब जगह घूम फिर के आ जाती है और वापस फिर वहीं से आ जाती है। यानी कि ट्रेन कहाँ जा रही है वहाँ से डिसाइड होता है, कहाँ जाएगी वहीं डिसीजन लिए जाते हैं। अपने आप से तो नहीं होता ना कि जहाँ जाना वहाँ के लोग डिसाइड कर लेते हैं कि ये ट्रेन तो मेरे यहाँ पे आनी चाहिए, ऐसा नहीं होता है जनरली। तो जितना मुझे पता है कि जो जंक्शन होता है, जैसे दिल्ली का बड़ा जंक्शन है, तो वहीं पे सारे डिसीजंस होते हैं कि फलानी ट्रेन फलाने बजे वहाँ जाएगी, ये उसके स्टॉपेज रहेंगे, फिर वो वहाँ से इतने बजे निकलेगी, वापसी का ऐसा ऐसा उसका रहेगा, कौन से स्टेशन पर कितने बजे कितने टाइम तक का उसका स्टॉपेज रहता है। वो सारे काम हमारे यहाँ पर जो थैलमस है ये लेता है, ये रिले स्टेशन है। तो क्या होता है कि यहाँ पर रिले स्टेशन का मतलब क्या है कि जितने भी मैसेजेस हैं जो बॉडी पार्ट्स के द्वारा वो ब्रेन तक जाते हैं, वो सारे के सारे पहले थैलमस तक आते हैं। जितने भी मैसेजेस हैं वो सारे थैलमस तक जाते हैं। अब वो थैलमस क्या करता है, वो डिसीजन लेता है, प्रोसेसिंग करता है, वो देखता है ये मैसेज जो है ब्रेन के इस पार्ट के लिए है, ये मैसेज ब्रेन के इस पार्ट के लिए है, ये मैसेज ब्रेन के इस पार्ट के लिए है। और फिर वो जो मैसेज वापस इंटरप्रेट होकर वापस थैलमस तक आते हैं, तो वो क्या करता है वापस कि ये मैसेज जो है ये कानों के लिए है, ये स्किन के लिए है, ये टंग के लिए है, ये नोज के लिए है। तो अलग अलग बॉडी पार्ट तक वो मैसेजेस भी भेज देता है। तो ये क्या करता है, मैसेज के रिसीविंग का और उनको वापस पर्टिकुलर बॉडी ऑर्गन तक भेजने का काम कर देता है। उसके बाद है हमारा लिम्बिक सिस्टम। लिम्बिक सिस्टम में बेसिकली दो तरह के और सिस्टम जो है वो दो, इट कंप्राइजेस हिप्पोकैम्पस, हिप्पोकैम्पस एंड एमिगडाला। ये है, ये क्या काम करता है, हिप्पोकैम्पस स्टोर्स लॉन्ग टर्म, देखो मेमोरी भी हमारी कई तरह की होती है ना, शॉर्ट टर्म होती है, लॉन्ग टर्म होती है, अलग अलग तरह की होती है। तो ये लॉन्ग टर्म मेमोरी में अपना योगदान देता है। और एमिगडाला है, इट डील्स विद द इमोशंस। ये हमारे इट डील्स विद द इमोशनल बिहेवियर। ठीक है, ये रिले स्टेशन है। ये क्या काम कर रहा है, ये हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, इन सारी चीज़ों को देखता है, हमारी ईटिंग को, हमारी ड्रिंकिंग को, इनको सेक्सुअल जो बिहेवियर है उसको देखता है। थैलमस रिले स्टेशन का है, मैसेज आते हैं और फिर अलग अलग जगह पर भेज देता है। लिम्बिक सिस्टम बेसिकली इसमें दो पार्ट है, यानी कि ये लॉन्ग टर्म मेमोरी और इमोशनल बिहेवियर को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है हमारा सेरेब्रम। सेरेब्रम इंपॉर्टेंट वन है, तो इसको हम देखते हैं सेरेब्रम को। बेसिकली जो इसको हम क्या कहते हैं, इसको जाना जाता है सेरेब्रल, पूरा सेरेब्रम नहीं, इसको हम जानते हैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स। इट इज नोन एज सेरेब्रल कॉर्टेक्स। तो जितनी भी हायर कॉग्निटिव फंक्शंस हैं, ऑल हायर कॉग्निटिव
functions like thinking, problem solving, language, डिसीजन मेकिंग। ये जितने भी काम हैं वो सारे के सारे सेरेब्रम के द्वारा किए जाते हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट है। देखो पूरा ब्रेन है ना, आपने देखा पूरा ब्रेन, उस ब्रेन के इतने सारे पार्ट, सबके अलग अलग फंक्शन। अगर किसी भी पार्ट की फंक्शनिंग में गड़बड़ा आ जाए ना, बस पूरा काम गड़बड़ हो जाता है। जैसे मैंने आपको ये देखा हमने कि जो लिम्बिक सिस्टम है मेमोरी को देख रहा है, एमिगडाला भी इमोशनल मेमोरी को देखता है। हमारी मेमोरी स्टोर होती है। आपने फिल्मों में देखा है ना, सारा ब्रेन का फंक्शन होता है। आपने फिल्मों में देखा कि क्या हुआ कि एक फलाना हीरो था, उसको ना एक एक्सीडेंट हो जाता है, और एक्सीडेंट होने के बाद क्या होता है कि मान लिया वो उसके बीच के कुछ साल गायब हो जाते हैं उसकी मेमोरी से। उसको पिछला भी याद है, आगे जो हो रहा है वो भी याद है, बीच का याद नहीं है। और उस बीच में मान लिया उसकी शादी हो गई तो उसको पता ही नहीं कि मेरी शादी हो गई है। कोई किसी भी इंपॉर्टेंट व्यक्ति से मिला तो उसे पता ही नहीं है कि मैं मिला हूँ। और हमें क्या लगता है, ले कोई बात है वाला, पिछला भी सारा याद है, अगला भी सारा याद है, बीच के ही 2-3 साल भूल गया। बट इट हैपन्स इन रियलिटी ऑल्सो, क्योंकि अभी हमने जाना सारा का सारा काम तो ब्रेन का है। हो सकता है उसके उस एक्सीडेंट में उसके ब्रेन का वो पार्ट डैमेज हो गया है तो मेमोरी लॉस हो गई। कभी कभी हम क्या देखते हैं कि उल्टा हो जाता है, अलग हो जाता है। एक्सीडेंट हुआ किसी व्यक्ति का, उसको सारा पिछला याद रहता है लेकिन उसकी नई मेमोरी नहीं बन पाती। नई मेमोरी नहीं बन पाती जैसे कि कैसे समझ सकते हो, घर आया कोई व्यक्ति, उससे मिलने आया, ठीक है, घंटे 2 घंटे बाद वो व्यक्ति फिर से आता ना, उसे पता ही नहीं कि ये कौन है। उसकी नई मेमोरी नहीं बन रही है, उसे नया कुछ भी नहीं पता, कुछ समझ नहीं आता, मिलता है उसके बाद भूल जाता है। इट हैपन्स इन रियलिटी ऑल्सो। ये सिर्फ फिल्मों की बातें नहीं है, क्योंकि हमने देखा सारा कुछ जो है हमारे ब्रेन के फंक्शन के ऊपर काम करता है। ठीक है, हम एक बार सेरेब्रम को देख लेते हैं। सेरेब्रम के आगे 4 पार्ट हैं। जैसे कि आप क्या करते हो, आप ड्राइव करते हो, तो जब आप ड्राइव कर रहे हो तो आप कार भी देख रहे हो, आप रोड भी देख रहे हो, आप हॉर्न की आवाज़ भी सुनते हो, और आप जो है वो डिसीजंस भी लेते हो। तो वो कैसे कैसे होता है, वो सारा का सारा जो हमने सेरेब्रम जो भी पढ़ा है इसी के माध्यम से होता है। इसके 4 अलग अलग पार्ट हैं, जैसे कि फ्रंटल लोब है, पैरिटल है, ऑसिपिटल है, टेम्पोरल लोब हैं। ये सारे के सारे अलग अलग काम करते हैं। यानी कि हम चीज़ें देख रहे हैं, मोटर एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, हम सुन रहे हैं और हम डिसीजन ले रहे हैं। ये सारे के सारे काम जो हैं वो हमारे सेरेब्रम के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, तो हम जो पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, उस नर्वस सिस्टम के अंदर जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम था वो आगे जो 2 भागों में डिवाइड किया था, ब्रेन एंड देन द स्पाइनल कॉर्ड। यही था ना, ये देखा हमने, ब्रेन हमने कर लिया, देखा ब्रेन कितना इंपॉर्टेंट है, कितने इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करता है। नाउ स्पाइनल कॉर्ड, ये भी सेंट्रल जो स्पाइन है ये भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का काम करती है। ये है क्या, जैसे कि ये जो हमारी ये रीढ़ की हड्डी है, ये स्पाइन है हमारी। इसी स्पाइन के अंदर ना एक ऐसे पतला सा धागे जैसा सा होता है, उसको हम स्पाइनल कॉर्ड बोलते हैं। आप अगर अपनी रीढ़ की हड्डी को दबा के देखोगे तो हम ये देखते हैं कि हमारी हड्डी जो है वो छोटे छोटे टुकड़ों से
मिलकर बनी हुई है, पूरी एक सीधी हड्डी नहीं है बल्कि छोटे छोटे टुकड़ों से मिलकर बनी है, जिनको हम वर्टेब्रे बोलते हैं, आम भाषा में मनके बोल देते हैं, है ना। इसी रीढ़ की हड्डी के अंदर एक पतला सा धागे जैसा होता है जिसको हम स्पाइनल कोड बोलते हैं। ये स्पाइनल कोड नीचे से जाके यहाँ पर ब्रेन से कनेक्ट होती है, ये कनेक्ट होती है यहाँ पर मेड्यूला से, एक बटरफ्लाई जैसा होता है जो हमारी यानी कि रीढ़ की हड्डी के अंदर है, धागे जैसा है, और यहाँ आगे ब्रेन से कनेक्ट हो जाता है, मेड्यूला से कनेक्ट होता है। तो ये स्पाइनल कोड क्या करता है, ये ब्रेन को जो हमारी रेस्ट ऑफ द बॉडी है उससे कनेक्ट करने का काम करता है। इसको हम कहें कि ये एक लंबी रस्सी के जैसा काम करता है। इसमें बहुत सारी नर्व फाइबर होती हैं जो बहुत लंबी है। तो ये जो बताया मैंने आपको, यहाँ से ये यहाँ कनेक्ट होती है, लेकिन नीचे ये कहीं से भी कनेक्ट नहीं होती, फ्री टेल है, ऐसे ही घूमती रहती है। तो स्पाइनल कोड क्या है, एक केबल की तरह से काम करती है। जैसे हमारे घर केबल लगी होती है ना, तो केबल से क्या करता है, फिल्म चलती है, हम तक आती है। तो ये भी एक केबल का काम करती है, क्योंकि ये नीचे से यहाँ तक कनेक्ट है। तो ये क्या काम करती है, इसके दो काम हैं। एक तो ये जो हमारी लोअर पोर्शन है, जो लोअर बॉडी है, उसके मैसेजेस को ब्रेन तक लेकर आती है। और दूसरा फंक्शन क्या है, जो मोटर इम्पल्सिस हैं, यानी कि जब नीचे से मैसेज ब्रेन तक जा रहे हैं वो सेंसरी इम्पल्सिस होते हैं, और जो हमारा जो वापस ब्रेन से बॉडी पार्ट तक, जैसे कि मैंने यहाँ पर अपने आप को पिंच किया, तो जब ये मुझे एहसास कैसे हुआ, ब्रेन से। पहले यहाँ से मैसेज ब्रेन तक गया, एक पर्टिकुलर पोर्शन तक गया, उसने इंटरप्रेट किया कि क्या हुआ, कि किसी ने ऐसे किया है, दर्द हुआ है, मुझे ठंडा लगेगा तो ठंडे का एहसास होता है। तो जब ये मैसेज ब्रेन तक जा रहा है तो ये सेंसरी इम्पल्स है। जब ब्रेन इंटरप्रेट करके वापस यहाँ तक भेजता है, ऐसा नहीं है ब्रेन यहाँ भेजेगा, हाँ तो कुछ हुआ नहीं ना, ब्रेन कहाँ भेज रहा है, यहीं भेज रहा है, पर्टिकुलर पार्ट तक भेज रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं, मोटर इम्पल्स हैं, ये काम करता है। इसी से अगर ये ना हो तो नीचे के जितने भी हमारे ऑर्गन्स है, जो लोअर पार्ट है बॉडी का, उसके मैसेज जो है वो ऊपर तक जाएंगे ही नहीं। दूसरा यानी कि एक तो क्या करता है स्पाइनल कोड, जो बॉडी है, रेस्ट बॉडी है, उसको सेंट्रल नर्वस सिस्टम से कनेक्ट कर देता है। दूसरा मैसेज को, यानी कि ये एक डाकिये का काम कर रहा है, कि जैसे डाकिया मैसेज, किसी ने चिट्ठी भेजी मेरे पास आ गई, मैंने चिट्ठी भेजी उसके पास चली गई। तो ये भी यही एक डाकिये के जैसा काम करता है कि नीचे वाले ऑर्गन ने मैसेज भेजा इसके थ्रू ब्रेन तक, ब्रेन ने इसके थ्रू वापस उस ऑर्गन तक मैसेज भेज दिया, भाई ये बात कही जा रही है, तुम इसको ऐसे समझ सकते हो। दूसरा एक काम करता है ये सिंपल रिफ्लेक्सिस का। सिंपल रिफ्लेक्सिस का काम करता है। ये एक और फंक्शन है इसका, सिंपल रिफ्लेक्सिस को परफॉर्म करता है। सिंपल रिफ्लेक्सिस क्या होते हैं, तो सोचो क्या होते हैं सिंपल रिफ्लेक्सिस। सिंपल रिफ्लेक्सिस वो होते हैं जिनके अंदर ब्रेन की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होती, यानी कि जिनको करने के लिए हमें कुछ भी सोचना समझना नहीं पड़ता। तो सोचो ऐसे कौन से कार्य हैं जिन्हें करने के लिए हमें बिल्कुल भी सोचना समझना नहीं पड़ता। सारे काम तो सोचने के करने पड़ रहे हैं। मैं लिख रही हूँ, सोचना पड़ता है, स्पेलिंग सोचनी पड़ती है, कैसे लिखूँ ये भी सोचना पड़ता है, बोल रही हूँ क्या बोलूँ ये भी सोचना पड़ रहा है, बिना सोचे समझे तो नहीं हो रहा ना। तो सिंपल रिफ्लेक्स जिसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। तो कौन सी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे कि पलकें झपकना, सांस लेना, ब्लड फ्लो हो रहा है बॉडी के अंदर वो होना, हार्ट बीट का चलना, सिंपल रिफ्लेक्सेस हैं। सोचना तो नहीं पड़ता ना कि मैं सोचूं अरे मैं तो अब सांस लेना भूल गया, थोड़ी सांस ले ली जाए, अरे मेरे हार्ट की एक्टिविटी काफ़ी देर से मैंने करी नहीं है, इसको भी कर लूं। सोचना तो नहीं पड़ रहा ना, अपने आप हो रहे हैं। यानी कि जो फंक्शंस अपने आप हो रहे हैं तब तक हमारा ध्यान उनकी तरफ नहीं जाता, जब तक कि उन फंक्शंस में कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाती है। जब प्रॉब्लम आती है तभी हमारा ध्यान उनकी तरफ
जाता है। ठीक है, तो हमने देखा कि जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये कितना इम्पॉर्टेंट है, ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को इम्पैक्ट करता ही करता है। तो एट द एंड हम क्या कह सकते हैं कि जो नर्वस सिस्टम है, खासतौर से जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम वैसे तो पूरे का ही है, पर जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है ये इसका स्मूथ कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है, इसकी प्रॉपर डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। ये स्मूथ जब ये दोनों के दोनों जब स्मूथली काम करते हैं तो हमारा थिंकिंग, हमारा इमोशनल रेगुलेशन, हमारी लर्निंग, हमारी फिजिकल एक्टिविटी, वो सारी की सारी जो है वो प्रॉपर काम करती है और हमारा डेवलपमेंट अच्छे तरीके से होता है। हमारी रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एक्टिविटीज़ ये सारी की सारी बढ़ जाती हैं। ठीक है, समझ में आया। अब दूसरा जो हम कर रहे थे, इसको थोड़ा छोटा कर देती हूँ मैं इधर से। आगे 2 में था ब्रेन में, स्पाइनल कोड में, इसको हमने किया था। ये आगे 2 में था ऑटोनॉमिक, और दूसरा जो हिस्सा था वो कौन सा था, सोमैटिक। सोमैटिक नर्वस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ये सिंपैथेटिक था, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। चलिए इसको देखते हैं, ये क्या है। जो ये सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसमें बहुत सारी नर्व्स होती हैं, सेंसरी नर्व्स और मोटर नर्व्स। क्या होती हैं इसमें, बहुत सारी नर्व्स होती हैं। कौन कौन सी, सेंसरी, मोटर एंड मिक्स्ड। ये नर्व्स होती हैं सेंसरी, मोटर, जो मैसेज लेकर जाती हैं वो सेंसरी हैं, जो वापस लेकर आती हैं वो मोटरी हैं, और मिक्स्ड जो दोनों ही तरह का काम जो है वो कर लेती हैं। तो सोमैटिक नर्वस सिस्टम क्या करता है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम मैसेज को लाने और ले जाने का काम करता है। इसको हम कैसे देख सकते हैं, ये क्या है सोमैटिक नर्वस सिस्टम। सिंपल भाषा में इसमें बहुत सारी नर्व्स होती हैं, बेसिकली 3 तरह की हैं, सेंसरी है, मोटर है, मिक्स्ड है। तो ये इलेक्ट्रोकेमिकल सिग्नल्स के थ्रू ब्रेन तक मैसेज लाने का और ले जाने का काम करती हैं। दूसरा है हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये उन सभी एक्टिविटीज को गवर्न करता है जो इंसान के डायरेक्ट कंट्रोल में नहीं होती। कौन सी क्या है ये एक्टिविटीज, एक्टिविटीज गवर्न्स एक्टिविटीज governs activities which are not under direct control of human। सेम वही ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, आई ब्लिंकिंग, ये उन्हीं को देखने का काम करता है। ठीक है, समझ में आया आपको। उसके बाद है हमारा सिंपैथेटिक, सोमैटिक, सोमैटिक हो गया हमारा। उसके बाद है हमारा जो ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम है, ये उन एक्टिविटीज को कंट्रोल कर रहा है जिनके ऊपर हमारा डायरेक्ट कंट्रोल नहीं है। अब ये 2 तरह का है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक है। जो हमारा ये है सिंपैथेटिक है, इट डील्स विथ
इमरजेंसी की सिचुएशन में ये टेक ओवर ले लेता है, ये अपना काम शुरू कर देता है। ऐसी सिचुएशन जो फाइट या फ्लाइट की है, यानी कि जहां पर क्विक डिसीजन लेने की जरूरत होती है, वहां पर ये जब हम किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो कौन सा हमारा नर्वस सिस्टम का जो पार्ट है वो अपना टेक ओवर ले लेता है, अपना काम शुरू करता है, अदरवाइज वो कुछ नहीं करता। ये हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है। ऐसी इमरजेंसी आ गई, फाइट या फ्लाइट करना, जैसे कि सांप आ गया, शेर आ गया अचानक से, वी हैव टू क्विक डिसीजन। हम ये जो खतरा हमारे सामने आया है, मैं इसका सामना कर सकता हूं या मुझे यहाँ से भाग जाना है। ये काम कौन करता है? ये करता है। और जब ऐसी इमरजेंसी की सिचुएशन आती है तो क्या होता है? हार्ट रेट बढ़ जाती है, ऐसा लगता है कि कच्चा हो गया है, उल्टी आने को हो गई है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, सांस चढ़ जाती है, घबराहट हो जाती है, ऐसे ऐसे सिम्टम हो जाते हैं ना, वो इमरजेंसी की सिचुएशन में होते हैं। फिर दूसरा है हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। ये जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, इसको सिंपल भाषा में ना हाउस कीपिंग बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हाउस कीपिंग। ये हाउस कीपिंग का काम करता है। हाउस कीपिंग जैसे होटल्स में होते हैं ना, हाउस डोर बेल बजी, कौन है हाउस कीपिंग, क्या काम करता है हाउस कीपिंग? साफ सफाई का, जो भी आपने फैला दिया है, चादर ठीक नहीं है, इधर गंद गिरा हुआ है, उधर गंद गिरा हुआ है, तो वो बंदा आता है हाउस कीपिंग वाला, वो सारा सामान समेटता है, चादर ठीक करता है, सारा सामान जगह पर रखता है, साफ सफाई करता है और चला जाता है। तो ये जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, ये उसी साफ सफाई का काम करता है। ऐसा नहीं कि बाहर निकाल के डाल देता है ऐसा नहीं करता, पर हाउस कीपिंग का काम करता है, साफ सफाई का, मेंटेनेंस। हाउस कीपिंग मतलब मेंटेनेंस का काम करता है। जैसे यहाँ पर क्या हुआ, इमरजेंसी की सिचुएशन आई, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, सब कुछ गड़बड़ा गया है, सांस नहीं आ रही है, ऐसा हो गया है। तो जब वो इमरजेंसी टल जाती है, जैसे कि सांप को किसी ने मार दिया, भाग गया, आप वहाँ से भाग गए, जब इमरजेंसी ख़त्म हो जाती है तब ये अपना काम शुरू करता है और वो जितना भी हमारा ब्लड प्रेशर, हार्ट रेट, जो भी लेवल जो है अप डाउन हो रहे होते हैं, उनको नॉर्मल कंडीशन के अंदर लेकर आता है। तो हमने ये देखा है इस पूरे के पूरे उसमें कि जो हमारा ये नर्वस सिस्टम है, थोड़ा ऐसा लग रहा है ना जैसे कि साइंस की क्लास लग रही हो, मेडिकल की क्लास लग रही हो, कि हमें इतना कुछ पढ़ना पड़ रहा है। पर मैंने आपको इसलिए बताया है बिकॉज ताकि हमें समझ में आए कि नर्वस सिस्टम वाकई में कितना कॉम्प्लेक्स है। ये हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट कर रहा है। तो सोच लो, देख लो, इतना कुछ था, ब्रेन के इतने पार्ट, स्पाइनल कोड देखा ना, रीढ़ की हड्डी में चोट लग जाती है तो नीचे का हिस्सा जो होता है वो पैरालाइज हो जाता है ना। पैरालाइज होने का मतलब क्या होता है? कोई सेंसेशन फील नहीं होती है ना, ठंडा लगा, गर्म लगा, किसी ने चुभो दिया कुछ, कोई एहसास नहीं होता है ना। स्पाइनल कोड में डैमेज हो जाए तो क्यों? क्योंकि स्पाइनल कोड क्या करती है, लोअर बॉडी से मैसेज ब्रेन तक लेकर जा रही है ना, और फिर वापस वहां से नीचे। अब उसी में गड़बड़ हो गई है तो अब जा ही नहीं रहे हैं मैसेज, ना तो नीचे से ऊपर जा रहे हैं, ना ऊपर से नीचे आ रहे हैं, कुछ महसूस ही नहीं होता। तो सुन हम बोलते हैं, पैरालिसिस अटैक बोल देते हैं कि बंदा जो है वो पैरालाइज हो गया है। तो देखो कितना रोल है हर एक पार्ट का, उनमें अगर कहीं भी गड़बड़ हो तो ग्रोथ और डेवलपमेंट अफेक्ट हो जाती है। तो सिंपल भाषा में हम कह सकते हैं कि एक जो वेल डेवलप्ड ब्रेन है, एक वेल डेवलप्ड नर्वस सिस्टम है, वो हमारी स्मूथ ग्रोथ और डेवलपमेंट में, मेमोरी में, लैंग्वेज फॉर्मेशन के अंदर, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, कॉम्प्लेक्स थिंकिंग में, इनमें हमारी हेल्प करता है। ठीक है, समझ में आया? ये था हमारा नर्वस सिस्टम। इसे में हमने एक दूसरा देखा था जो यहाँ से ब्रेन तक कनेक्ट हो रहा था। क्यों कनेक्ट हो रहा था? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इसलिए कनेक्ट हो रहा था क्योंकि जो हार्मोन सीक्रेशन है
उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम का भी जो हार्मोन सिक्रेशन का काम होता है उसमें सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है उसका भी काफ़ी योगदान रहता है। तो अब अगर आगे हम देखते हैं कि किस तरीके से जो हमारे ग्लैंड्स हैं वो काम करते हैं। एंडोक्राइन देखा था ना हमने यहाँ से। बेसिकली ग्लैंड्स जो हैं वो दो तरह के होते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स और दूसरा होता है एक्सोक्राइन। ठीक है, हम ये वाला पढ़ेंगे क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है। ये हमारे मेटाबॉलिज्म को, हमारी ग्रोथ को, हाइट को, वेट को, सारी चीज़ों को इम्पैक्ट करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड पहले हम देख लेते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स क्या होते हैं। एक्सोक्राइन ग्लैंड्स वो ग्लैंड्स होते हैं जिन्हें अपना प्रोडक्ट रिलीज करने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत होती है, ट्यूब की ज़रूरत है, किसी माध्यम की ज़रूरत है। ये अपना प्रोडक्ट डायरेक्ट रिलीज नहीं कर सकते। जो भी इनका प्रोडक्ट है, जैसे कि आँखों से आंसू का आना, स्वेटिंग, जैसे मुझे पसीना आ रहा है, स्वेटिंग का होना, ये एक्सोक्राइन ग्लैंड के फंक्शन है। इन्हें अपना प्रोडक्ट सीक्रेट करने के लिए किसी न किसी माध्यम की ज़रूरत होती है। जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड्स को अपना प्रोडक्ट रिलीज करने के लिए किसी माध्यम की ज़रूरत नहीं होती है। ये डायरेक्ट बॉडी के अंदर अपना प्रोडक्ट जो है वो रिलीज कर लेते हैं। ये बेसिकली हार्मोन्स रिलीज करते हैं और उन्हीं हार्मोन्स के ऊपर हमारे जो फंक्शंस हैं बॉडी के वो डिपेंड करते हैं। तो आइए देखते हैं ऐसे कौन कौन से ग्लैंड्स हैं। तो ये जो हार्मोन्स रिलीज होते हैं ये हमारे बॉडी ग्रोथ को, मेटाबॉलिज्म को और जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है उसको इम्पैक्ट करते हैं। ये केमिकल मैसेंजर का काम करते हैं जो उस पर्टिकुलर बॉडी तक भेज देता है और वो बॉडी का जो ऑर्गन है वो अपना काम शुरू कर देता है। तो इसके अंदर सबसे पहला होता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड, इसको मास्टर ग्लैंड भी बोला जाता है। पहला कौन सा है? पिट्यूटरी ग्लैंड है। इसको मास्टर ग्लैंड बोलते हैं। ये कहाँ पर होता है? यहाँ पर होता है, ऊपर होता है, सिर में होता है। इसको मास्टर ग्लैंड क्यों बोलते हैं बताओ? इसको मास्टर ग्लैंड इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये बाकी के जो हमारे पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उनके हार्मोन सीक्रेशन को भी कंट्रोल करता है। ये उन तक मैसेज भेजता है कि टाइम आ गया है, तुम अपना कार्य आरंभ कर सकते हो। तो ये लीडर है, ये मास्टर ग्लैंड है। ये जो हमारी नॉर्मल फंक्शनिंग है उसके लिए पिट्यूटरी ग्लैंड का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे जो बोन के टिश्यूज़ हैं, ये बहुत सारे जो हैं वो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट तरीके से बाकी के बॉडी के ऑर्गन्स का जो सीक्रेशन है उसको इम्पैक्ट करता है। दूसरा है हमारा थायराइड। थायराइड ग्लैंड है। ये कौन सा हार्मोन जो है वो रिलीज करता है? थायरोक्सिन। ये रिलीज करता है ये थायरोक्सिन नामक जो हार्मोन है उसको रिलीज करता है। और ये थायरोक्सिन किसको रेगुलेट करता है? इट रेगुलेट्स किसको? मेटाबॉलिज्म को। जो पाचन तंत्र है हमारा, और भी बहुत सारे काम करता है, मेटाबॉलिज्म को और एनर्जी यूज को। मेटाबॉलिज्म एंड एनर्जी यूज को रेगुलेट करता है। अगर बहुत ज़्यादा थायरोक्सिन बन जाए, ठीक है, तो क्या होता है, और बहुत कम हो जाए तो क्या होता है? अगर ये बहुत कम बनता है, अगर 2 लीटर थायरोक्सिन प्रोड्यूस होती है तो क्या होता है? मेंटल
रिटार्डेशन। क्या होता है? मेंटल रिटार्डेशन इन चिल्ड्रन। बहुत ज़्यादा हो जाए तो स्टंटेड ग्रोथ है, एकदम से बहुत ब्लास्ट हो जाता है, तो थायराइड जो ग्लैंड है वो कहाँ होता है? यहाँ होता है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट करता है? थायरोक्सिन करता है। थायरोक्सिन जो हार्मोन है, जो केमिकल है, वो क्या करता है? वो मेटाबॉलिज्म और एनर्जी यूज को देखता है। अगर ये कम बनना शुरू हो जाता है तो बच्चों के अंदर मेंटल रिटार्डेशन का हो सकता है। बेसिकली हम देखते हैं कि जो थायराइड की प्रॉब्लम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ती है ड्यू टू माल फंक्शनिंग ऑफ दिस वन, और लड़कियों में ज़्यादातर मिलता है। मैक्सिमम केसेस लड़कियों में मिलते हैं, लड़कों में भी होते हैं, पर ज़्यादातर केसेस लड़कियों में होते हैं। तो क्या होता है इसकी वजह से? जैसे लड़कियों के फेस पर बाल आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी पर बहुत ज़्यादा बाल आने शुरू हो जाते हैं, उनका मेंस्ट्रुएशन साइकिल डिस्टर्ब हो जाता है, और उसकी वजह से आगे कंसीविंग में भी प्रॉब्लम हो जाती है। बट कैन बी करेक्टेड। थायराइड को करेक्ट किया जा सकता है थ्रू योगा। देखो, हमें लगता है बहुत सारे लोग जो हैं वो गोलियां खाते हैं कि एक छोटी सी गोली तो है, ताउम्र खानी पड़ती है, कोई बात नहीं, खा लेंगे। लेकिन वो छोटी सी गोली की जो mg होती है ना, बढ़ती 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 इतनी बढ़ जाती है कि बाद में बहुत दिक्कतें आनी शुरू हो जाती है। किडनी पर इम्पैक्ट पड़ता है, बच्चे नहीं हो रहे हैं, बहुत सारे ड्रॉबैक्स आते हैं। थायराइड अकेली प्रॉब्लम नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स को लेकर आती है। मेरी एक कजिन है, उसको थायराइड है। हमने बहुत बार बोला भी है, भाई तुम योगा किया करो, पर्टिकुलर थायराइड के योगा होते हैं जिनसे योगा ठीक हो जाता है। बट वही सब लोग आलस हैं, सब लोग ये सोचते हैं दवाई खा लेंगे, योगा तो हमारे बस की है ही नहीं, हमारे पास तो टाइम नहीं है, टाइम नहीं मिलता है, कैसे करें, ये करें वो करें। पर ऑलवेज रिमेंबर, अगर हमें स्वस्थ रहना, इफ वी वांट टू बी हेल्दी, वी हैव टू टेक एफर्ट्स। और फिजिकल एक्टिविटी तो बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। तो थायराइड कैन बी करेक्टेड विद द हेल्प ऑफ योगा, स्पेसिफिकली योगास फॉर द थायराइड। उसके बाद है जो हमारा एडर्नल ग्लैंड। एडर्नल ग्लैंड ये बेसिकली कहाँ होते हैं? अबव किडनी। ये कहाँ पर होते हैं? किडनी के ऊपर होते हैं। ठीक है, किडनी के ऊपर होते हैं। इनको ये इमरजेंसी की सिचुएशन में, जब हम इमरजेंसी में फंसे होते हैं तो उस टाइम पे ये अपना जो प्रोडक्ट है वो सीक्रेट करते हैं। इसके दो पार्ट हैं, एडर्नल मेडुला एंड एडर्नल कॉर्टेक्स। दो इसके पार्ट होते हैं। ठीक है, और ये दोनों अलग अलग हार्मोन्स को रिलीज करते हैं, किडनी के ऊपर होते हैं। जो ये जो दोनों ग्लैंड हैं, ये जो हार्मोन रिलीज करते हैं, एड्रेनालाइन एंड, ये कौन सा रिलीज करते हैं? एड्रेनालाइन एंड कॉर्टिसोल। ये दो हार्मोन जो हैं ये ग्लैंड रिलीज करते हैं, जो कि हमारी जो पूरी वाइटैलिटी है, जो हमारा वाइटैलिटी मतलब जो हमारी जीवन शक्ति है उसको इम्पैक्ट करते हैं। हमारी एनर्जी लेवल को, ऐसा लगता है कि एनर्जी नहीं है बिल्कुल भी, उसको इम्पैक्ट करते हैं। और जो हमारे इमोशनल रिस्पॉन्सेज हैं उसको इम्पैक्ट करते हैं। ठीक है, कहाँ होते हैं? किडनी के ऊपर होते हैं। एड्रेनालाइन और कॉर्टिसोल दो हार्मोन रिलीज करते हैं जिनका काम क्या है? ये इमरजेंसी, इनको इमरजेंसी ग्लैंड भी बोलते हैं। कौन सा ग्लैंड बोलते हैं? इमरजेंसी। जैसे अचानक से कोई सिचुएशन आ जाती है ना, किडनी के ऊपर ऐसा लगता है पेट में गुड़ 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 सी हो रही है, तो इमरजेंसी ग्लैंड भी इनको बोलते हैं। स्ट्रेस जो हमारे सामने आता है, स्ट्रेस को कंट्रोल करने का काम भी यही काम करते हैं। स्ट्रेसफुल सिचुएशन में जब हम रिस्पॉन्ड कर पा रहे हैं तो यहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं और उसके माध्यम से हम कंट्रोल कर पाते हैं। ठीक है, आगे है हमारा
आगे जो है हमारा वो है गोनाड्स, और वी कैन से रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं, गोनाड्स हैं जिनको हम रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स कह सकते हैं। सिस्टम की बजाय अगर हम हार्मोन कहें तो ज़्यादा बेटर है। रिप्रोडक्टिव हॉर्मोन्स हैं। तो गोनाड्स का मतलब क्या है? गोनाड्स का मतलब है टेस्टिस इन मेल्स एंड ओवरीज इन फीमेल्स, है ना। हमें पता है ना जो ओवरीज हैं वो क्या काम करती हैं? ओवरीज एग रिलीज का काम करती हैं। उसी एग से कंसीविंग होती है, उसी एग से मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलता है, बॉडी का सिस्टम ठीक चलता है, हाइट वेट सब जो है और जो हमारी सेक्सुअल एक्टिविटी है वो प्रॉपर ठीक तरीके से चलती है। अगर इनमें कोई प्रॉब्लम आती है, जैसे मैन की टेस्टिस में और फीमेल की ओवरीज में अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, मान लिया एग रिलीज नहीं हो रहा है तो प्रेगनेंसी नहीं होती है, एग रिलीज नहीं होता है तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता है, मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं आता तो क्योंकि एग नहीं रिलीज हो रहा है ना, इसीलिए नहीं आता, और फिर उसके बाद हाइट वेट ग्रोथ सारी चीज़ों के ऊपर इम्पैक्ट करता है। तो ये जो ग्लैंड्स हैं, जो गोनाड्स हैं, ये जो हार्मोन सीक्रेट करते हैं, क्योंकि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से है ना, तो गोनाड्स जो हार्मोन्स रिलीज करते हैं वो किसको रेगुलेट करने का काम करते हैं? रेगुलेट सेक्सुअल बिहेवियर। गोनाड्स किसको रेगुलेट करने का काम करते हैं? सेक्सुअल बिहेवियर को, और रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम है उसको रेगुलेट करने का, किसको? सेक्सुअल बिहेवियर को एंड सेक्सुअल एंड रिप्रोडक्टिव फंक्शन इन मेल्स एंड फीमेल्स। मेल में और फीमेल में ये हैं, ये ही हार्मोन्स हैं जो गोनाड्स हैं, ये ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं पबर्टल चेंजेस के लिए। गोनाड्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर पबर्टल चेंजेस। पबर्टल चेंजेस मतलब यौवनावस्था आ जाती है, लड़कियों में मेंस्ट्रुएशन साइकिल शुरू हो जाता है, और लड़कों में जो नॉक्ट्रल डिस्चार्ज है, जो लिक्विड का डिस्चार्ज है वो होना शुरू हो जाता है। ये हमारी ये जो रिप्रोडक्टिव हार्मोन्स हैं, ऑर्गन्स हैं, इनकी मैच्योरिटी पर ही हमारा जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे कि जेनिटल ऑर्गन्स के अराउंड हेयर्स का आना, आवाज़ बदल जाना, छाती का चौड़ा हो जाना, हिप्स का वाइडन हो जाना, ये हमारी सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो इसी गोनाड के ऊपर डिपेंड करती हैं। ठीक है, इसमें से नेक्स्ट आता है हमारा पैनक्रियाज। क्या है पैनक्रियाज? आपने सुना भी होगा। एंडोक्राइन ग्लैंड में हम क्या कर रहे हैं? एंडोक्राइन ग्लैंड कर रहे हैं, है ना। पैनक्रियाज, पैनक्रियाज क्या करती हैं? ये इंसुलिन सीक्रेट करने का काम करती है, यानी कि इंसुलिन को बनाने का काम करती है। और इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन जो हमारा शुगर है और जो मेटाबॉलिज्म है उसको कंट्रोल करता है। इंसुलिन क्या करता है? कंट्रोल शुगर लेवल एंड मेटाबॉलिज्म, इसको कंट्रोल करने का काम करता है। पैनक्रियाज क्या करती हैं? इंसुलिन बनाने का काम करती हैं, और इंसुलिन किसको कंट्रोल करता है? शुगर लेवल को और हमारे मेटाबॉलिज्म को काम करता है।
बैलेंस्ड अगर इंसुलिन बन रहा है तो उसकी वजह से क्या होता है, एनर्जी सप्लाईज अगर प्रॉपर बन रहा है तो सही एनर्जी हमें सप्लाई होती रहती है और हम एक हेल्दी पर्सन के रूप में डेवलप हो जाते हैं। इसको क्योंकि काफ़ी बड़ा टॉपिक हो गया है तो इसको हम एक टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं। देखो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, वीडियो को चाहे 1-2 बार देख लेना, पर आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तभी आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कि हम हाँ ये कहें कि नर्वस सिस्टम है, उसका प्रॉपर काम करना बहुत ज़रूरी है, मेंटल और ये वो फंक्शन बड़े ठीक तरीके से काम करते हैं, नहीं होते तो अफेक्ट हो जाती है, सिंपल इतना काफ़ी नहीं है। हमें डीप अंडरस्टैंडिंग होनी ज़रूरी है कि वाई, क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन सा काम करती हैं। ये बॉडी है ना, दिखती ऐसी है, बहुत कॉम्प्लेक्स है ये, खासतौर से ब्रेन बहुत कॉम्प्लेक्स है। हमारा नर्वस सिस्टम जरा सी एक बार छेड़छाड़ हो जाती है ना, बड़ा दिक्कत हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये माइन्यूटली और डीपली समझने की ज़रूरत है कि क्या कहाँ। देखो, हमने इतने फंक्शंस पढ़ लिए, इतने पार्ट पढ़ लिए, तो सोचो कहीं पर भी कोई प्रॉब्लम होती है तो हमें प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम इसको एक टेबल की हेल्प से समझ सकते हैं। सिस्टम, मेन फंक्शन, उसका मुख्य कार्य क्या है, एंड इफेक्ट, इफेक्ट्स ऑन उसके क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं। तो पहला हमारा सिस्टम क्या है, नर्वस सिस्टम है। देखो, इसमें कितने सारे पार्ट हमने पढ़ लिए हैं ना। तो ये क्या करता है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शंस। तो अब इसका इफेक्ट क्या आता है, इन्फ्लुएंस लर्निंग, मेमोरी। किस किस पर इम्पैक्ट आता है, हमारे सीखने की कैपेसिटी पर आता है, हमारी मेमोरी पर आता है, हमारे बिहेवियर पर, हमारे बिहेवियर के ऊपर आता है, इमोशंस पर आता है, एंड इंटेलिजेंस, मतलब हमारी थिंकिंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, इन सारी की सारी एक्टिविटीज को प्रभावित करता है। दूसरा हमारा सिस्टम क्या है, क्या सिस्टम है हमारा, एंडोक्राइन। एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ये इफेक्ट करते हैं, एक्सोक्राइन जो मैंने बताए थे वो इफेक्ट नहीं करते हैं। तो ये क्या करते हैं, सीक्रेट्स डायरेक्ट बॉडी के अंदर करते हैं ना, इनको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ती है। तो सीक्रेट्स हार्मोन्स इनटू ब्लड, रक्त के अंदर जो है वो हार्मोन्स को रिलीज करते हैं। अब इनका ये कैसे इम्पैक्ट करते हैं, कंट्रोल्स फिजिकल ग्रोथ, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड है वो करता है ना, हमारा जो थायराइड है वो करता है। कंट्रोल फिजिकल ग्रोथ, मेटाबॉलिज्म, एंड सेक्सुअल मैचुरेशन। मेनली ये काम करता है। समझ में आ गया आपको, नर्वस सिस्टम कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स बॉडी फंक्शन, जो बॉडी के फंक्शन है उनको कंट्रोल करता है और सामंजस्य स्थापित करता है। इसमें अगर दिक्कत आती है तो हमारी लर्निंग, मेमोरी, बिहेवियर, इमोशंस और इंटेलिजेंस यानी कि सब कुछ जो है वो अफेक्ट हो जाता है। इसमें गड़बड़ हो जाए, सारे फंक्शंस तबाह हो जाते हैं, नर्वस सिस्टम तबाह हो गया मतलब हम तबाह हो गए, फिर तो ये भी कुछ काम नहीं करते। मेनली सारा यहीं से चलता है। सिंपल, शरीर तो मिट्टी का है, कुछ नहीं है,
जो है वो ब्रेन है। ठीक है, क्लियर हो गया आपको? आई नो थोड़ा मुश्किल लगा होगा, पर ध्यान से समझोगे तो आपको पता लग जाएगा कि क्या है क्या नहीं है। मैंने एग्जाम्पल्स आपको दे दिए हैं बहुत सारे, सो यू कैन अंडरस्टैंड दैट। दूसरा नेक्स्ट जो हमारा इंटरनल फैक्टर के अंदर आता है वो है RH इनकम्पैटिबिलिटी। कल कर लेंगे, बहुत लंबा हो गया है मेरे हिसाब से, तो इतना बहुत है। जो बाकी के इंटरनल फैक्टर्स हैं वो हम कल कर लेंगे। ठीक है, या आज ही कर लें? चलो आज ही कर लेते हैं। ठीक है, RH नेक्स्ट जो फैक्टर है RH इनकम्पैटिबिलिटी। RH इनकम्पैटिबिलिटी ये भी हमारा इंटरनल फैक्टर है। इंटरनल इसीलिए है क्योंकि बायोलॉजिकल फंक्शन है ये, बाहर से कुछ भी प्रभावित नहीं हो रहा है, अंदरूनी तौर पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए भी हमारा इंटरनल है। RH फैक्टर क्या है? RH फैक्टर इज अ प्रोटीन। ये एक प्रोटीन है जो कहाँ पाया जाता है? प्रोटीन फाउंड ऑन द सरफेस ऑफ रेड ब्लड सेल्स, उसके सरफेस पर पाया जाता है। RH इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब क्या है? RH इनकम्पैटिबिलिटी कब होती है? ये प्रोटीन है ना जो रेड ब्लड सेल्स पर है, तो RH इनकम्पैटिबिलिटी होती क्या है? व्हेन RH इनकम्पैटिबिलिटी हैपन्स व्हेन मदर इज RH नेगेटिव and child is RH पॉजिटिव। ठीक है, जब ऐसा होता है तो क्या होता है? जो मदर की रेड ब्लड सेल्स हैं, जो मदर की बॉडी है, वो जो बच्चा है उसको एक ऐसी फॉरेन बॉडी के रूप में डिटेक्ट करना शुरू कर देती हैं जैसे कि वो कोई खतरा है। जैसे हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी सेल्स होती है ना, वो क्या करती है, जैसे हम बीमार होते हैं, कई बार हम दवाई ना भी लें, जैसे जुकाम है अपने आप ठीक हो जाता है, वायरस अटैक होता है, तो हमारी बॉडी के अंदर क्या है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, वो क्या करती हैं, वो फाइट करती हैं, एंटीबॉडीज़ बनाती हैं और जो वायरस आया उसके खिलाफ लड़ाई लड़ती हैं और उसको मार डालती हैं। तो यहाँ पर सेम वही होता है, जो मदर की जो एंटीबॉडीज़ हैं, मदर की बॉडी जो है वो बच्चे के खिलाफ, व्हेन द ब्लड ऑफ द चाइल्ड एंड मदर केम इनटू कांटेक्ट, तो क्या होता है, मदर की बॉडी एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है और बच्चे के खिलाफ काम करती है। ठीक है, लेकिन क्या है कि आजकल मेडिकल सिचुएशन है, मेडिकल प्रोसीजर्स हैं, दवाइयाँ हैं, इंजेक्शन है, उसकी हेल्प से इस सिचुएशन से बचा जा सकता है। ठीक है, इस कैन बी प्रिवेंट। इसके इम्पैक्ट क्या आते हैं? इसका इम्पैक्ट है कि अगर ऐसा होता है तो ये क्या क्या कारण बनता है? ये द चाइल्ड इज अमैनिक। इसका इम्पैक्ट क्या आता है? बच्चा जो है वो अमैनिक हो सकता है, अमैनिक इन फीटस, है ना, फीटस ही होता है ना, तो फीटस कैन बी अमैनिक एंड जॉन्डिस आफ्टर बर्थ, पीलिया हो सकता है बच्चे को, ये प्रभाव पड़ते हैं। तो ठीक है, RH इनकम्पैटिबिलिटी, RH क्या फैक्टर क्या होता है? एक प्रोटीन होता है जो रेड ब्लड सेल्स के ऊपर पाया जाता है। RH इनकम्पैटिबिलिटी का मतलब है कि मदर की जो RH है वो नेगेटिव है, चाइल्ड का RH पॉजिटिव है। तो इस सिचुएशन में जब कोई भी एक्सीडेंट होने की वजह से, चोट लगने की वजह से बच्चे का ब्लड माँ के ब्लड से कांटेक्ट में आता है, तो माँ की बॉडी एंटीबॉडी बनाना शुरू करती है और बच्चे के ही खिलाफ काम करना शुरू कर देती है। कई बार डेथ हो जाती है, फ्रीक्वेंट मिसकैरेजेस होने लग जाते हैं, तो जो फीटस है वो अमैनिक हो जाता है और उसको जब वो पैदा होता है तो उसको जॉन्डिस हो जाता है। ठीक है,
दूसरा जो हमारा नेक्स्ट इंटरनल फैक्टर है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट को इफेक्ट करता है वो है क्रोमोसोमल एनोमलीज हैं, यानी कि गुणसूत्र संबंधी जो दोष हैं वो भी बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। हमें पता है हमारे पास 23 और 23 46 होते हैं, 1 to 22 हम इनकी काउंटिंग करते हैं, क्योंकि जो 23rd वाला होता है वो सेक्स वाला होता है, यानी कि XX और XY होता है। तो क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी में क्या होता है, क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी में जब कंसीविंग का प्रोसेस चल रहा होता है तो कंसीविंग के प्रोसेस में क्या होता है, सेल्स डिवीजन होती हैं, सेल्स टूटती हैं। जैसे जो जो ओवम होता है जब वो फर्टिलाइज होता है वो टूटता है जुड़ता है, तो सेल्स जो हैं वो टूटती हैं जुड़ती हैं, टूटती हैं जुड़ती हैं। तो कई बार क्या होता है ये जो फॉर्मेशन का प्रोसेस अभी चल रहा है, जो कंसीविंग का प्रोसेस चल रहा है, इसमें क्या है कि इसमें गड़बड़ हो जाती है। ठीक है, इसमें गड़बड़ हो जाती है और गड़बड़ होने की वजह से क्या होता है, हमने 1 to 22 कहे तो हमारा जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है, पेयरिंग में होता है ना, ये 21, 21, 22, 22 पेयरिंग में होता है ना, मैंने आपको बताए थे, क्योंकि एक माँ का है एक बाप का है। तो जो क्रोमोसोम नंबर 21 होता है कंसीविंग में की प्रक्रिया में गड़बड़ होने की वजह से क्या होता है, इसके ऊपर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डेवलप हो जाता है। और ये जो एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डेवलप हो जाता है इसकी वजह से क्या होता है, जो बच्चा पैदा होता है वो मेंटली रिटार्डेड। देखो एनवायरनमेंट का कोई इम्पैक्ट नहीं है ना, बच्चा पैदा हुआ और मेंटली रिटार्डेड है। इस प्रॉब्लम को हम जो जानते हैं वो किसके नाम से, डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम के नाम से इसलिए जानते हैं क्योंकि लैंगडन डाउन नाम का एक पर्सन था जिसने इस सिंड्रोम के बारे में, इस एनोमली के बारे में पता लगाया था, उसी के नाम पर इसका नाम डाउन सिंड्रोम रख दिया गया है। तो डाउन सिंड्रोम क्या है, डाउन सिंड्रोम है कि जन्मजात बच्चा मेंटली रिटार्डेड होता है। और वो क्यों होता है कि कंसीविंग की प्रक्रिया में, गर्भधारण की प्रक्रिया में कोई भी दिक्कत आने की वजह से क्रोमोसोम नंबर 21 के सेट पर एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम डेवलप हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चा मेंटली रिटार्डेड पैदा होता है। तो ऑब्वियस है जब बच्चा मेंटली रिटार्डेड पैदा हुआ तो बच्चे की ग्रोथ और डेवलपमेंट के ऊपर इम्पैक्ट आता है। तो हमने आज जितने भी फैक्टर्स देखे हैं ऑल दे आर द इंटरनल फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। आई होप, मुझे पता है आज की क्लास लेंदी भी है, आपको थोड़ी मुश्किल भी लगी होगी, बीच बीच में लगा होगा अरे क्या पढ़ रही हैं, साइंस पढ़ने के लिए थोड़ी ना आए हैं, हम तो ग्रोथ और डेवलपमेंट के फैक्टर पढ़ रहे हैं। पर आपके लिए ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, डीप अंडरस्टैंडिंग ज़रूरी है, अदरवाइज़ मेरे हिसाब से कोई फ़ायदा नहीं है। तो मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू डीप अंडरस्टैंडिंग दी है। जस्ट लर्न दैट एंड गो थ्रू दैट, इट विल इन्हांस योर नॉलेज। ओके, थैंक यू।